हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने MCA CUET PYQ 2023। ये जो टेस्ट पेपर हुआ था वो 2 जून 2023 शिफ्ट 3। जनरली 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है CUET का, तो उसमें से फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो बच्चों का बहुत सारा डिमांड था कि सर हमको PYQ वर्बली कैसे सॉल्व करते हैं जिससे कि समय बचा पावे, वो हमको करके और प्रैक्टिस कराओ, क्योंकि आप करोगे तो आपका देख देख करके हम लोग भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जिससे समय बचेगा। तो और हम 2023 के डिफरेंट शिफ्ट के डिफरेंट डेट्स के हम लोग ऑलरेडी PYQ डाल चुके हैं, जिसमें देखोगे कि 60% क्वेश्चन जनरली वर्बली बन जाते हैं। इसमें भी आज इसमें 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हम आपको वर्बली 60% कर देंगे। और यहाँ पर ये जो जितना हम वर्बली कर पाएंगे आपके पास उतना नॉलेज होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप भी कर पाओगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बहुतों को क्या है, नॉलेज होता है लेकिन आदत बनी हुई है कि पेन पेपर का यूज करना है। जहां पेन पेपर का यूज करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अल्टीमेटली क्या है, औरों को पिछाड़ना है, टॉप में रहना है। तो टॉप में रहने के लिए समय बचा के काम करना है। तो अब जब समय कब बचा पाओगे, जब आप हम बहुत सारा चीज वर्बल कर पाएंगे, और वर्बल हो पाएगा, हम कर पाएंगे तो आप भी कर पाओगे, बशर्ते उस सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो, नॉलेज हो। बिना नॉलेज के तो संभव नहीं है। तो हमसे सीखो कि हम जब कर पा रहे हैं तो आप भी कैसे करोगे, और यही अप्लाई करोगे, क्योंकि ये सब आते धीरे धीरे डालना पड़ेगा। तो जब 60% वर्बल बन जाता है तो आप देखियो 40% में क्या 20 क्वेश्चन जो बचे उसमें हल्का फुल्का पेन चलाना पड़ेगा, आधी लाइन चौथाई लाइन थोड़ा कैलकुलेशन, इसलिए कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर सब चीज़ वर्बल करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा लिखना होगा, और वो भी मैक्सिमम चीज़ वर्बल जैसा ही बनेगा। और ये जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उसमें तो पॉकेट में हाथ डाल करके आंसर दे सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, ऐसे और भी पिछले किए हैं उसको भी देख लीजिएगा, और भी हम देते रहेंगे। ठीक है, PYQ वर्बली कैसे सॉल्व करते बताते रहेंगे, और मेरे को फॉलो करो, मेरे से सीखो, आप भी अप्लाई करो, धीरे धीरे अप्लाई करो, आदत बन जाएगी आपकी भी, बस औरों पे छाड़ दोगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम लोग इसका फिर शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का जो हम लोग बिना कुछ समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। PYQ 23 2 जून 2023 थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल बाउंडेड रीजन और, ठीक है, 0 10 4 2 3 7 एंड 10 6। द मैक्सिमम वैल्यू इज 50 दिया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू 50 दिया है। और ये तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल टू ax प्लस by आकर्स एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 पॉइंट पे आकर हो रही 0 10 एंड 10 6। द वैल्यू ऑफ a एंड b, और a b की वैल्यू निकालना है। आप जब LPP के होगे तो आपको पता होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो शेडेड रीजन होता है, जो सोल्यूशन ग्राफ होता है, उसके किसी न किसी एक कॉर्नर पे लाई करता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट दिए हैं तथा इसमें से कि 2 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू दिया है 50 दिया है, ये 50 इसमें गिवन है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू 50 इसका ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसका ध्यान रखिएगा। और हम लोग वर्बल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जब इस पर मैक्सिमम वैल्यू डाल देगा तो 0 10 डालोगे। जैसे इसमें 0 10 डालोगे तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10 डालोगे तो 0 प्लस 10b इक्वल टू 50, तो b इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5 है ना। देखो यहाँ पर 0, x की वैल्यू 0 डाला और y की वैल्यू 10 डाला, तो 0 प्लस 10b इक्वल टू 50, मैक्सिमम वैल्यू 50 गिवन है, तो b इक्वल टू 5 आ गया। अब b इक्वल टू 5 या तो ये होगा और या तो ये होगा, है ना। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए इस केस में आप कह रहा है 10 कामा 6 पर भी ये 50 देगा, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो जैसे यहाँ पर 10 डालोगे तो 10a और प्लस यहाँ पर y की वैल्यू 6 डालोगे, b की वैल्यू 5, तो 30 हो गया। तो उधर जाएगा 50 में 20, 30 गया 20, और इधर आपका 10 तो 2, तो दिस विल बी आंसर। हो रहा वर्बल कि नहीं हो रहा, जैसे हम यहाँ पर 0 10 डाला, 0 10 इक्वल टू 50 किया, तो यहाँ पर 10 b इक्वल टू 50, b इक्वल टू 5 आ गया। और जब यहाँ पर 10 कामा 6 डाला, यहाँ तो 10x और प्लस 30, क्योंकि b की वैल्यू तो 5 निकाले,
और y की वैल्यू 6 डालेंगे 30 इक्वल टू 50, तो ये 30 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 20, तो 10 x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 x की वैल्यू मैंने 10 डाल दिया ना, तो यहाँ पर 10a इक्वल टू 20 20 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2। तो ये वर्बल कैलकुलेशन हो रहा है, यह वैल्यू डालने से हमको b मिल रहा है, फिर वे वैल्यू डालने से हमको 50 इक्वल करोगे, b की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे जो निकली है 5, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ का 10 इक्वल टू 20, तो इक्वल टू 2 आ रहा है। तो साफ साफ जाहिर है आप इसको वर्बल कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन का जरूरत ही नहीं, मैं समझता हूँ कि सिंपल कैलकुलेशन है, बट जरूरत है कि आप इसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो अप्रोच सीखना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आते हुए लोग अप्रोच नहीं करता, फिर घर आके पछताता, अरे ये तो वर्बल हो सकता था, फालतू में हम इसमें पेन का यूज किए। जहाँ पेन का यूज करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, जहाँ वर्बल करोगे टाइम बचाओगे, अल्टीमेटली टाइम में बचाना है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस। अब पता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर पावर, बशर्ते कि ये जो इक्वेशन में हर एक एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पावर 1/2 फ्रैक्शन नहीं चलेगा, स्क्वायर रूट नहीं चलेगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको उधर ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, क्योंकि पावर हटाना है। जब पावर यहाँ पर काउंटिंग नंबर हो हर रिटर्न में, तभी हम लोग यहाँ डिग्री देखेंगे। तो यहाँ पर इस केस में जैसे स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इस हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर 2 है, तो इस केस में क्या होगा, 2 विल बी द आंसर इन दिस केस, है ना। तो दिस विल बी, तो डिग्री एंड आर्डर तो पता होगा, है ना। डिग्री तो यहाँ पर 2 ही है, और यहाँ पर इस केस में आर्डर भी 2 है। आर्डर पहले देख रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना ज्यादा बार होगा, और उस पर पावर बशर्ते ईच एंड एवरी एक्सपोनेंट शुड बी काउंटिंग नंबर। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट है 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, डिग्री, तो डिग्री विल बिकम 2। तो बहुत आसान है, वर्बल है। आप ही बताओ वर्बल बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, किसमें पेन की जरूरत तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, तीसरा है, which of the following is the probability of x successes in a binomial distribution which number of trials n and the probability of success is theta। ठीक है, तो अरे इसमें देखो, हम लोग बाइनमल डिस्ट्रीब्यूशन में पी क्यू लेते हैं, पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलोर। तो क्या होता है, एनसीआर पी टू द पावर आर और क्यू टू द पावर एन माइनस आर। और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर पी की जगह पर थीटा डाल दो और क्यू की जगह पर 1 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एनसीआर सक्सेस का ये, तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। इट इज सेम एज, देखिएगा यहाँ पर आपको इससे थीटा नया जोड़ दिया है। इसमें देखो, जब भी बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन में p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, देन सच दैट p प्लस q इक्वल टू 1। तो n में से r सक्सेस हो, p टू द पावर r और q टू द पावर n माइनस r, है ना, सच दैट p प्लस q इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ उसने क्या किया, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा, बस वही तो बात है, थीटा और यहाँ पर 1 माइनस थीटा, बाकी तो वही है। यहाँ पर सक्सेस हम आर लिए, वहाँ पर एक्स लिया, तो बस उसका क्या होगा कि सिंबल चेंज कर दिया है, बाकी यही चीज़ है। ये चीज़ आप पढ़ते हो किताब में, एन सी आर पी टू पावर एन आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर, ये किताब में पढ़ते हो, हाँ सिंबल चेंज कर दिया, सेम चीज़ तो है। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे, वर्बल है, कुछ नहीं है इसमें। हम लोग बात करते हैं कि a इक्वल टू दिस, देन a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 2i। अब जब ट्रांसपोज लेते हो तो क्या होता है, a11 a22 डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, पहला रो पहला कॉलम, बट डायगोनल एलिमेंट विल रिमेन सेम। तो ट्रांसपोज लेकर के जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 2i, 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 2x इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 1, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर वर्बल कैसे, जब आप इसका करोगे इस केस में, तो इस केस में यहाँ पर 2x हो जाएगा और 2 टाइम्स ऑफ i यानी 2 टाइम्स ऑफ i मतलब 1 0 0 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग 2 2 हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट मिला देखो कि ट्रांसपोज करने पर पहला रो दूसरा, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस केस में हम ये लिख ही नहीं रहे, बस पहले लिख रहे हैं। तो 2x इक्वल टू 2, 1 था, मल्टीप्लाई करो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1। तो बताओ वर्बल हो रहा कि नहीं हो रहा इस केस में, केवल समझने की बात है। ट्रांसपोज लो तो ये 2x से भी 2x रहेगा, डायगोनल एलिमेंट जाना चाहिए, तो 2x इक्वल टू यहाँ पर 2i है, 2 टाइम्स 1 यहाँ 1 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा।
तो 2x इक्वल टू 2, तो यहाँ पर इस केस में x इक्वल टू 1। तो दिस इज हाउ वी डू इट वर्बली। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर क्या है कि B इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, 4x4 एंड A इट्स एडजॉइंट। तो A इक्वल टू क्या हो जाए, एडजॉइंट ऑफ B, ठीक है, एज इट्स एडजॉइंट, तो A क्या है, एडजॉइंट ऑफ B हो जाएगा, सच दैट मॉड ऑफ A इक्वल टू दिस, देन मॉड ऑफ B इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा एज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B, तो मॉड लिया, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ B का मॉड लेंगे, तो B का पावर ऑर्डर -1 हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट लोगे 5 आंसर। वर्बल है, मैं समझता हूँ, अभी समझ जाओगे जब हम बताएंगे। यहाँ पर A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B ये गिवन है, और जब इसका मॉड लोगे तो इसका मॉड हो जाएगा मॉड ऑफ B टू द पावर ऑर्डर 4 - 1, ऑर्डर -1 होता है, तो ठीक है, यहाँ पर मॉड ऑफ, तो यहाँ पर B क्यूब हो जाएगा, ये दिया 125 का इक्वल टू मॉड ऑफ B क्यूब, तो स्वाभाविक है क्यूब रूट लोगे 5 आएगा। यही मैंने वर्बल किया, ये खुद दिया है कि B इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, B का ऑर्डर दिया है 4x4, तभी तो आप ऑर्डर -1 होगा, है ना, एंड A इज इट्स एडजॉइंट, तो A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B, है ना, A इज द एडजॉइंट ऑफ B है, गिवन है, तो दोनों तरफ मान लोगे, ये दिया वैल्यू और इसका ये पता होता है मॉड ऑफ A इक्वल टू, ये तो पता ही होगा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ B लिखना तो B लिख लो, एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू यहाँ पर मॉड ऑफ B टू द पावर ऑर्डर -1, अगर B का ऑर्डर यहाँ पर n/n है, तो ये इसका जब हम लोग वैल्यू लेंगे, एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू मॉड ऑफ B टू पावर ऑर्डर -1, तो यहाँ पर हम लोग जैसे मॉड लेंगे, ये वैल्यू गिवन है और ये इसका ऑर्डर -1, तो यहाँ पर क्यूब रूट ले लोगे तो 5 विल बी द आंसर। तो ये आपका एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, सीधा प्रॉपर्टी में रख देना होगा, आंसर आ जाएगा। तो वही चीज़ है, आप ये सब प्रॉपर्टी याद होगी, किए होगे तब समझ में आएगा, किए नहीं होगे तो फिर समझ में भी नहीं आएगा, बट ये सब वर्बल बन रहे हैं, वर्बल है ही, पेन की कोई आवश्यकता नहीं यूज करने की, सिंपल सा आपका क्यूब रूट और क्यूब, ये तो वर्बल हो ही सकता है, ये तो आप आराम से कर ही सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, तो ध्यान से देखो कि किसी एक रो किसी एक कॉलम में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 0 0 हो जा रहा है, A - B, अब सारा जोड़ दो, R1 + R2 + R3 कर दो, या C1 + C2 + C3 कर दो, तो कोई एक रो 0 है या कोई कॉलम 0 कर दो, तो ये पता है कि डिटरमिनेंट में कोई भी एक रो 0 है या कोई भी एक कॉलम 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बताओ, कोई डिटरमिनेंट में पढ़ोगे प्रॉपर्टी, कोई एक रो या कोई एक कॉलम 0, तो जैसे R1 + R2 + R3 करोगे, तो देखोगे एक बार A B और C कैंसिल हो जाएगा, जहां R1 + R2 पास 0 0 0 आ जाएगा, है ना, आई मीन R1 + R2 और +R3 करोगे, यानी R1 रिप्लेस बाई, तो ये आपका हो जाएगा 0 0 0, बाकी कुछ होने दो, कोई भी एक रो या C1 + C2 + C3 करके करोगे तो कॉलम 0 हो जाएगा, जो पहले लिखा होता वही रिप्लेस होता, R1 रिप्लेस बाई, तो प्रॉपर्टी पढ़ोगे, तो देखते ही देखोगे कि जैसे हम जोड़ रहे हैं किसी एक रो में या किसी कॉलम में, पूरा रो या पूरा कॉलम 0 हो रहा है, और किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कंप्लीट रो या कॉलम 0 है, तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, कुछ पेन का जरूरत नहीं यूज करने की। हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो इसमें क्या करें, मैचिंग करना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट दिस, अरे भाई, तो इसका हम स्लोप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखो 3x² और -2, तो 3 और x की वैल्यू डालोगे 2, ठीक है, तो 12 - 2 10, तो इसका ये साफ साफ जाहिर है, इसका 10 ही आ गया, ठीक है। अब आ जाओ, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग टू द पॉइंट दिस एंड दिस, y2 - y1 डिवाइडेड, तो -6 -2 -8 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर ये हो गया -8/5, कितना आसान है। अब कह रहा है पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट टू द पॉइंट पूछ रहा है, तो पॉइंट देखो और कहीं दिया नहीं, यही पॉइंट दिया, स्वाभाविक है यही होने पड़ेगा, पॉइंट में पूछा तो पॉइंट बार तो ही नहीं, कुछ कैलकुलेशन नहीं दिमाग में, और अगला भी नहीं, जो बचा वो इसका हो गया, मैच करा लो, है ना, कि पहले का क्या है दूसरा, पहले का दूसरा, बी का थर्ड, यस आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, मैच कर रहा है, कुछ नहीं है, बस देखो कौन क्या नेचर है, कौन क्या है,
है ना। कुछ करो और उतने में काम चला तो आगे करने की जरूरत नहीं, करोगे तो वही आएगा। बस IQ लेवल होना चाहिए, ना नाम दी जाए, नहीं मैचिंग है ना, चार हैं चारों मैच कर जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि सब आराम से कर लोगे। अब यहाँ क्या है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई दिस इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में वैल्यू डालोगे बराबर करना पड़ेगा, तो 1 डालोगे 3, 1 डालोगे तो a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 3, तो यहाँ पर a प्लस बी विन्यास हो गया, वर्बल हो गया। क्योंकि कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू, क्योंकि जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये बाउंड्री वैल्यू दोनों में डाल देना, इक्वल कर देना, है ना, इक्वल कर देना। यहाँ पर पूछा जा सम ऑफ वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी a प्लस बी पूछा जा रहा है, तो पहले से मिल गया 3 इक्वल टू a प्लस बी, तो 3 इज द आंसर, है ना। क्योंकि कंटिन्यूअस में क्या होगा, दोनों इसमें डालना होता है, दोनों इसमें डाल के बराबर करना होता है, तो मिल गया, तो वर्बल है। कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें। ऐसे ही इसमें देखिए क्या, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो क्या होगा, x टू द पावर माइनस ए ऊपर जाएगा, तो x पावर माइनस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस 1, और फिर यहाँ पर a की वैल्यू डालोगे, a की वैल्यू डालोगे, x वैल्यू माइनस ए और प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस ए प्लस 1 डिवाइड करोगे, a की वैल्यू डालोगे, तो वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर इस केस में ये मैच कर जाएगा। डाल के देख लो, ये तो सबको पता है, एक्स पावर एन के इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड एन प्लस 1 हो, तो माइनस है तो माइनस है प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, और इन वैल्यू पर ये क्या देगा, तो इसमें सूट कर रहा है ना। तो करके देखना, वर्बल आराम से हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आगे देखता हूँ। देखिए यहाँ पर इस केस में अगर साइन ऑफ टू दिस इक्वल टू, अगर ये थीटा मानते हैं तो टेन इनवर्स दिस 5/12 को थीटा मानेंगे, तो टेन थीटा इक्वल टू 5/12, 5/12, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस मानो, हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। अब आपको जब थीटा माना तो साइन 2 थीटा कास थीटा का होता है 2 साइन थीटा कास थीटा, 2 इंटू 5/12 इंटू 5/13 इंटू 12/13, तो 2 इंटू 5/13 12/13 हो जाएगा 120/10। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझाएंगे, फिर आपको समझाने के बाद फिर आप उसको वर्बली कोशिश करो करने की कि कैसे हो जाएगा। इसको मैंने थीटा मान लिया, यानी टेन इनवर्स 5/12 को मैंने थीटा मान लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल बना करके ये जब थीटा लिया तो ये 5/12 हो गया, तो ये 13 हो गया। अब जब ये थीटा माना तो ये हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ, लेट मी चेंज द कलर आल्सो, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, यानी 2 साइन थीटा और cos थीटा। अब 2 साइन थीटा का मतलब 5/13 और cos थीटा मतलब 12/13, यही हम लोग वर्बली कर रहे थे। अब आप भी वर्बली करने की कोशिश करो। जैसे इसको थीटा मानोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो 5 परपेंडिकुलर बाई बेस, हाइपोटेन्यूज 13 होगा राइट एंगल में, तो साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा मतलब 5/13 और cos थीटा मतलब cos थीटा 12/13, तो 2 इंटू 5 इंटू 12 न्यूमेटर में हो गया 60 और 13 इंटू 13, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ पर देखो 2 इंटू यहाँ पर 5/13 और 12/13, तो हाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ 5 एंड 12, 5 एंड 12 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 2 120। तो आप इसमें से ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, जहां इसको थीटा मानते हो साइन 2 थीटा फार्मूला में 2 साइन थीटा cos थीटा, और जैसे थीटा मानोगे तो आपको ये वर्बल पता है ना, कि 5/12 वो 13, तो साइन थीटा 5/13 और cos थीटा आपका 12/13, तो जब हम 2 टाइम्स ऑफ 5/13 और 12/13, तो 5 इंटू 12 हो गया, कितना हो गया 60, 60 इंटू 2, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। तो ये जो चीज हो रहा है कैलकुलेशन, ये मन में किया जा सकता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो, है ना। ये हमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मैं पहले कैलकुलेट कर लिया हूँ, फिर बाद में आपको बताया हूँ कि देखो ऐसे ऐसे मैंने कैलकुलेशन किया ये चीज़। अगर आप पढ़े होगे तो ये चीज़ कैलकुलेशन कर पा रहे होगे, नहीं पढ़े होगे तो फिर कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगा। हम लोग बात करते हैं इसका, देखते हैं एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 सच दैट, तो 3/3 तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मांगो तो 3 क्यूब यानी 8 हो जाएगा, 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिस, है ना। और जब इसको डिवाइड करोगे 8 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 288 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 8 36,
और मॉड ऑफ ए का 3/3, जब मॉड ऑफ ए टू द पावर 3 - 1 हो जाएगा तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर को 36 इक्वल टू +-6। दिस विल द करेक्ट आंसर। आप भी वर्बली कर सकते हो। देखिए जैसे जब इसको बाहर निकालोगे तो 2 का पावर 4 और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब मॉड ऑफ ए का पावर ऑर्डर -1, 3 - 1 ऑर्डर 3/3 है ना, ये तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। ये तो बाहर निकले डिटरमिनेंट, जितना ऑर्डर होगा 2 पावर 4 इक्वल टू 288। यही मैंने वर्बली किया। जब इसको डिवाइड किया 2 का पावर 3 सही, ऑर्डर 3 है ना, तो 2 का पावर ये तो बाहर निकला 2 पावर 3, यही 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 36 आया। तो ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 36, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू +-6। यही मन में करना है। ये आपको प्रॉपर्टी तो पढ़े होगे है ना, ये एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर -1, अगर एक ऑर्डर n/1, जब आप इसकी, ठीक है। तो इस केस में, और चूंकि ये पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा फिर डिटरमिनेंट बनाओगे तो हर एक रो से 3 बार निकलेगा, तो 2 पावर 3 हो गया है ना, तो 2 पावर 3। और इसका मैंने इसका एडजॉइंट की इसकी प्रॉपर्टी यहाँ डाल दिया, ऑर्डर 3 है तो स्क्वायर बचेगा 288। तो जैसे 8 डिवाइड किया तो कैलकुलेट 36 का स्क्वायर रूट। तो ये जो प्रॉपर्टी पर है इसको भी हम लोग क्या है वर्बली कर पा रहे हैं, वर्बल कैलकुलेशन। तो वर्बल कैलकुलेशन करने की आदत भी डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा कैलकुलेशन नहीं कि ना कर पाए, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसका पेन यूज कर लेंगे। तो 60% तो हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, पहले भी बताएं 60% के अराउंड, ठीक है, कि कैसे वर्बल हो रहा, तो ये भी आपको बता दे रहे हैं। तो अब बाकी का 20% में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो पेन यूज कर लेना। अदरवाइज मैं समझता हूँ जितना भी बता रहा हूँ मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई मेरा कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है। अब आप देखिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। m and n are the respect to the minimum and maximum value of this, है ना। तो इस रेंज में इसकी मिनिमम में, अरे मॉडुलस फंक्शन तो नेगेटिव देता नहीं तो मिनिमम वैल्यू 0 देगा। जैसे इस रेंज में यहाँ पे 2 डालोगे तो 2 - 2 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो गया है ना। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये मैक्सिमम वैल्यू ये 0 होगा, क्योंकि 0 नहीं होगा तो 1 या -1 को डालोगे तो घटा करके कम कर देगा। तो इस केस में जब ये 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जब इसके बराबर 2 होगा तो मिनिमम होगा। तो ये कुछ भी तो नहीं है इस इंटरवल में। जैसे हम 0 डालेंगे तो मैक्सिमम 2 मिला, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसमें 2 डालेंगे तो 0 होगा, 0 से नीचे होता नहीं, क्योंकि और कुछ डालोगे तो निगेटिव का मार करके पॉजिटिव कर देगा। तो कम से कम इसको 0 ला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 2 ला सकते हो इस रेंज में। देखो कंसेप्चुअल है, कुछ है ही नहीं इसमें। फंक्शन पढ़े होगे, मॉडुलस फंक्शन पढ़े होगे तो मैं समझ रहा हूँ बात समझ में आ रही है। ये क्या कर रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो मॉड आई का वैल्यू तो 1 ही होता है, मॉड ऑफ -5 कुछ नहीं है। इसका -5 कॉमन ले लोगे, -5 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा, है ना। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो मॉड ऑफ आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू 1, वही -5 बचा, जो कॉमन लिया वही बचा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैल्यू 1 होती, क्योंकि वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ, है ना। क्योंकि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है। ये पढ़े नहीं पढ़े प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होती है जब लोग मॉड ऑफ ए इंटू आई, है ना, तो -5 कॉमन लिया तो आई बचा, सीधा पर दिस इक्वल टू दिस, ये प्रॉपर्टी होती है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए इंटू आई, तो यहाँ कॉमन लिया तो मॉड ऑफ ए 5 हो गया और आई बचा 1 बचा आई, तो मॉड ऑफ ए पूछा जा रहा था, दिस विल करस्पॉन्ड टू जो कॉमन लिया -5, वर्बल है। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि R is a equivalence relation on the set A 1 2 3 4 5 given by this x y, है ना। तो जहां पर दिया कि 2 डिवाइड्स x माइनस वाई, यानी 2 डिवाइड x माइनस, यानी दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 से डिविजिबल है, इन दोनों का डिफरेंस। देन द इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में यहाँ पर इक्विवेलेंस में आपको पता है कि तीनों प्रॉपर्टी सिमेट्रिसिटी और आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिव तीनों होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूल डिफाइन है, यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है कि यहाँ पर 2 डिवाइड्स x माइनस वाई, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है, दो का डिफरेंस डिविजिबल हो। तो क्लास ऑफ 3 में हम 3 एलिमेंट का लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिविजिबल है, इन दोनों का डिफरेंस 2 डिविजिबल है, इन दोनों का डिफरेंस, और अपने आप में तो डिविजिबल होता ही है ना। अगर हम आप में 1 1 है, 2 2 है, 0 आया, 0 डिविजिबल बाई ईच एंड एवरी नंबर।
तो अब ये इससे डिविजिबल होगा, ये इससे डिविजिबल होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस इससे इससे तो इसमें, तो यहाँ पर ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन फुलफिल कर रहा है, और यहाँ पर ऑड ऑड में डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका इसका डिविजिबल, इसका इसका डिविजिबल, इसका इसका डिविजिबल, 2 से डिविजिबल है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस केस। तो मैं समझता हूँ रिलेशन पढ़े होगे, इक्विवेलेंट रिलेशन में क्या होगा, तो ये इसमें अप्लाई करोगे तो ये फुलफिल होगा, है ना, तो दैट विल बी द आंसर इन दिस केस। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या करोगे कि कह रहा फिजिबल रीजन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू एलपीबी रीजन बाय कांस्टेंट दिस एंड दिस। अच्छा, x ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 7, यानी y एक्सिस के में x के पहला लाइन हो जाएगा x इक्वल टू 7 के उधर, है ना, y इसके ऊपर, और ये क्या होगा x प्लस वाई उसके उधर, तो अनबाउंडेड होगा, साफ साफ जाहिर है। अरे भाई यहाँ पर ये हम x एक्सिस से y एक्सिस लेते हैं, तो एक क्या कह रहा है, एक क्या कह रहा है इसमें से, भाई इसके इधर x इक्वल टू 7, और यहाँ पर कह रहा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, इसके इधर इसके इधर इसके इधर इसके उधर, और ये लाइन की बात कर रहा है x प्लस टू वाई इज ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो इसको भी आप ट्रेसिंग कहीं भी करो, यहाँ जाओ यहाँ करो कैसे भी जाए उसके उधर, तो ये क्या होगा, अनबाउंडेड रीजन होगा। कह रहा है भाई इसके इधर और इस लाइन का ऑब्लिक लाइन के उधर, तो अनबाउंडेड रहेगा, तो अनबाउंडेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ रहे होगे, अगर एलपीपी पढ़े होगे तो एलपीपी में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं। अगला बात क्या है भाई बताओ, ए बी आर द टू वेक्टर्स सच दैट मॉड ऑफ इक्वल टू 7 मॉड ऑफ बी इक्वल टू 4। अच्छा, 7 और 4 इनकी मैग्नीट्यूड है। द वैल्यू ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। अरे बहुत आसान, ए प्लस बी है माइनस बी, तो यहाँ पर 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9 मॉड ऑफ बी स्क्वायर, तो 4 इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 7 स्क्वायर, तो 4 इंटू 49 7 स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर ये का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 के स्क्वायर, 9 इंटू 16, तो 4 कामन ले लेना, तो 4 कामन ले लो, तो 49 और माइनस यहाँ पर 36, 13 13 चौको 52, ये 52, दिस विल बी आंसर, वर्बल है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए इसका होल स्क्वायर, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी इसका होल स्क्वायर, तो 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर 49, ये मैंने मन में किया, माइनस 9 इंटू 4 की स्क्वायर मॉड ऑफ बी 4 है स्क्वायर, तो जैसे 4 कामन लोगे तो यहाँ पर 4 कामन लिया, तो 49 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, 9 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16, तो ये 13 बचा, और 13 इंटू 4 52, यही मैंने मन में कैलकुलेशन किया, है ना, ये वैल्यू डाला, 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर, और मॉड ऑफ ए स्क्वायर 7, तो 4 इंटू 7 स्क्वायर, और माइनस 9 इंटू यहाँ पर 4 के स्क्वायर, 4 तो एक कॉमन ले लिया, तो इधर 49 बचा, और उधर आपका 36, 13 डिफरेंस, 13 इंटू 4, तो ये मन में कैलकुलेशन ट्राई करोगे तो हो सकता है ना, इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं है कि नहीं हो सकता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। अब इसमें कह रहा है कि ओ ए बी सी इज ए पैलोग्राम, और ओ ए इक्वल टू ए है, ये ए है, और ये आपका ए बी जो ए सी जो है बी है, ये वेक्टर बना, ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी है, देन ओ ए ये वाला चाहिए। अरे ये तो इसका यहाँ पर आधा है, ये ए बाई 2 है, ये बी बाई 2 है, और ये चाहिए, तो ए बाई 2 में बी बाई 2 घटा दो, ये बी दिस द करेक्ट आंसर। अरे भाई ट्रायंगल दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, है ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू होगा दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस, ये पूरा ए है, तो यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक इसका आधा हुआ ए बाई 2, यहाँ तक ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बी बाई 2, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू फाइनल माइनस, यानी साफ साफ जाएगा वेक्टर, कितना आसान है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में। क्या एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बाई प्लस माइनस सी इक्वल टू 0 होता है, 2 सी स्क्वायर बाई ए बी, तो 2 इंटू कांस्टेंट स्क्वायर, 4 का 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ए बी 1 1 है 8 ही है। यहाँ पर देखिएगा पढ़े होगे a इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस बी इंटू मॉड ऑफ वाई, और कुछ भी प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, तो ये रोमस होता है एरिया इक्वल बाय दिस, अगर ए बी कोफिशिएंट अगर इक्वल हैं तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ना, रोमस विल बी कन्वर्टेड टू स्क्वायर, ए बी यहाँ पर 1 1 है, इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 एक्स वाई कोफिशिएंट, और सी इधर लाओगे उधर ले लो प्लस माइनस, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है,
तो इसका जो एरिया होता है, एरिया इनक्लोज बाय दिस 4 लाइंस होता है 2c² डिवाइडेड बाई ए, पढ़ाया गया होगा आपको। तो 2 इंटू यहाँ पर सीधा 2² डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1, यही किया मैंने। तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, तो 8 मिल गया आंसर। अगर ऐसा होता ये जो 4 लाइन विजन करेगा तो एरिया इनक्लोज बाय दिस 4 लाइंस विल बी 2c² बाई ए बी, रोमस होता है ए बी। अगर ए बी बराबर है तो रोमस विल बी कन्वर्टेड टू स्क्वायर बट एरिया विल बी रिमेन सेम। तो ये तो चीज़ बहुत कॉमन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड चीज़ है ना, टेस्ट करने की जरूरत नहीं, पता ही होना चाहिए। पढ़े होगे तो पता होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर क्या कर सकता हूँ, बोलो। इसमें क्या है, कह रहे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है, देन mod ऑफ इक्वल टू दिस mod -3, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसको जब बाहर निकालोगे तो 2 क्यूब हो जाएगा यानी 8, और mod ऑफ ए ट्रांसपोज, तो -3 पता है जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ती। तो -3 का 9 हो गया, -9 हो गया, 9 इंटू 8 का हो जाएगा 72, 72। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको जब बाहर निकालोगे, यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या है 3 है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और mod ऑफ ए और यहाँ पर ट्रांसपोज का वैल्यू, जब पूरे का ये इसका तो बाहर निकलेगा 2 क्यूब हो जाएगा, और इसका इंडिविजुअल का, तो ये भी -3 तो हो जाएगा 9 इंटू 8 72 प्लस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस कर दिया। ट्रांसपोज लेने पे वैल्यू सेम रहती है, इनकी वैल्यू सेम रहेगी, बस ये चूंकि डिटरमिनेंट है, जब बाहर निकलेगा तो ऑर्डर उसकी पावर हो चढ़ जाता है, क्योंकि हर एक रो में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो कॉमन लोगे तो जितना ऑर्डर है उतना रो होगा या उतने कॉलम होगा, तो पावर रेज हो जाता है, प्रॉपर्टी है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है कि ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है, इज क्या है, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, ठीक है, अच्छी बात है। एम बी डिविजिबल बाई, कह रहा है ए इज डिविजिबल बाई, ए जो है यहाँ पर जो डिफाइन है बी ऑर्डर पेयर, जिसमें क्या कह रहा है कि बी इज डिविजिबल बाई ए, बी जो है ए से डिविजिबल है, यानी कुल मिलाकर के ए डिवाइड्स बी, ऐसा भी लिख सकते हो। तो भाई ए डिवाइड्स बी बोलो या कि बी डिविजिबल बाई ए, एक ही बात है। तो ए बी को डिवाइड करेगा, तो अगर ए को डिवाइड कर, रिफ्लेक्सिव बात करेंगे पहले, ए को हर एक नंबर अपने आप को डिवाइड करता है तो रिफ्लेक्सिव होगा। ए बी को डिवाइड करेगा तो बी ए को तो डिवाइड नहीं करेगा, तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा। ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, तो ए सी को भी डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाए, ट्रांजिटिव होगा। तो सिर्फ सिमेट्रिक नहीं होगा और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होगा। तो क्या ऑप्शन दिया है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। रिलेशन पढ़ोगे तो समझ रहे होगे, है ना, कि ए डिवाइड्स बी, पहला जो नंबर दूसरे को, एक ऑर्डर पेयर है, इसको डिवाइड करेगा। तो जब रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए डिवाइड से, तो कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा, रिफ्लेक्सिविटी विल होल। अगर यहाँ पर लिख दिया मान लो 2 डिवाइड्स 4, लेकिन 4 विल नॉट डिवाइड 2, है ना, 2 डिवाइड्स मान लो 6, बट 6 विल नॉट डिवाइड 2, तो ये तो नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली ए बी इक्वल टू बी ए, अगर ए डिवाइड्स बी देन बी शुड आल्सो डिवाइड ए, देन ओनली सिमेट्रिसिटी विल होल्ड। और जबकि जैसे 2 डिवाइड्स 4 देन 4 डिवाइड्स 8, तो 2 विल डिवाइड 8, तो ट्रांजिटिविटी होल, क्योंकि ए बी बी सी इक्वल टू ए सी होता है। तो 2 अगर 4 को डिवाइड करेगा, 4 मान लो 8 को डिवाइड किया, तो 2 जो डिवाइड करेगा किसको, 8 को भी करेगा, तो ट्रांजिटिव विल होल। तो पहली तीसरी हो रही सिमेट्रिसिटी नहीं होला, बी इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन पढ़ोगे तो आपको समझ आगे होगा, बस देखो जवाब दे दो, इसमें कौन सी नई बात है। अब यहाँ पर क्या है, इज ए मैट्रिक्स एंड mod ऑफ इक्वल टू बी, देन द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सॉल्यूशन ऑफ देखो ए एक्स इक्वल टू बी होता है, तो एक्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स बी, यहाँ एक्स ए कर दिया, यहाँ ध्यान देखिए एक्स ए कर दिया, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, तो ए इनवर्स से दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई करे, तो ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी एक्स बचेगा, उधर बी ए इनवर्स हो जाएगा, तो दिस विल करेक्ट आंसर। और अगर यहीं पर मान लो ऐसे होता, यहाँ पर आता ए एक्स इक्वल टू बी होता, तो हम लोग क्या करते, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते, तो एक्स इक्वल टू होता ए इनवर्स बी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए इनवर्स बी होता, क्योंकि ए इनवर्स लेफ्ट में मल्टीप्लाई करते, इसमें राइट में मल्टीप्लाई करना, तभी ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी टू एनी मैट्रिक्स एक्स ही रहेगा, तो इधर आंसर हो जाएगा। जनरली लोग इसको पढ़ता है, इसको तो ये इसमें कंफ्यूज हो सकता है। ये अगर इक्वेशन
एक्स ए के बजाय ए एक्स इक्वल टू बी देता तब ये वाला होता, पहला वाला, लेकिन यहाँ पे दिया ये वाला, तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो इसमें पेन की जरूरत है? चलो पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, वर्बल होगा। आगे हम लोग बात करते हैं। इफ आर इक्वल टू दिस फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू गेट इंटीजर फंक्शन, पता है आपको स्टेप वाइज फंक्शन होता है, हर इंटीजर पर ब्रेक होगा, है ना। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, तो एफ इज 1 1 1 तो 1 तो नहीं है, मेनी 1 है। अरे 1 से 2 तक बहुत सारी वैल्यू में 1 1 निकाले, 2 से 3 में बहुत सारी वैल्यू में 2 ही 2 निकालेगा, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पर मेनी 1 है, 1 1 तो है नहीं, तो ये तो गलत है, ठीक है। इस केस में एफ इज नॉट ऑन टू, यस ऑन टू क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल टू सेट बी, से ए टू बी होता है, तो बी तो यहाँ पे आर दिया है, रेंज तो यहाँ सेट ऑफ इंटीजर होता है, इंटीजर फंक्शन इंटीजर निकालेगा, तो इंटीजर फंक्शन का जो सेट बना हुआ इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो ये नॉट है, दिस इज द करेक्ट वन, है ना। रेंज ऑफ द फंक्शन सेट ऑफ इंटीजर तो होते ही है, पता ही होगा। और एफ ऑफ 2.5 2 और 3 के बीच में हमेशा फ्लोर वैल्यू 2 निकालेगा, ये भी सही है। एफ इज बाइजेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि इसके लिए 1 1 और 2 दोनों होना चाहिए, 1 1 है ही नहीं, दोनों होना चाहिए तब बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर बी सी डी केवल सही है, बी सी डी, तो दिस विल बी करेक्ट आंसर। मैं समझता हूँ कि ये फंक्शन पढ़े हो गया ऑन टू इनटू, सो उस पर प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना, उसकी थ्योरी कंसेप्ट पर, उसमें कुछ कैलकुलेशन है ही नहीं, पढ़े होगे तो जान रहे होगे क्या होता है ऑन टू इनटू ये करके। अब कह रहा है पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सेट में लाई करेगा नहीं करेगा, जो पॉइंट डाल करके देंगे उसकी वैल्यू 4 या 4 से कम हो, सेटिस्फाई करे तो लाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं करेगा। तो 1 - 2 डालोगे तो यस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 4 से कम चलेगा, ये 5 10 - 1 नहीं चलेगा, यस ये नहीं लाई करेगा, 0 2 ये सब करेगा, 4 से कम हो, तो ये बाकी का पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट बी इज द ओनली पॉइंट व्हिच इज नॉट सेटिस्फाइंग, तो इसीलिए इस विल नॉट लाई इन द सॉल्यूशन सेट, है ना। तो हम लोग बात करते हैं एलपीपी का है, समझ रहे होगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में लाइन का इक्वेशन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस, तो ये आता है जो डिनोमिनेटर में होते 2 5 7, दीज आर दी डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन, अगर ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो है, तो डायरेक्शन कोसाइन ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, तो बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ये होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर 2 माइनस, इसको आप क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पर और लिखना पड़ेगा y - 2 माइनस, हम लोग से बात वही हो गई, 2 माइनस वही हो गया, क्योंकि जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर x प्लस या x माइनस वाई प्लस या y माइनस जेड प्लस या जेड माइनस, तो अब ये हो जाए, तो डायरेक्शन रेशियो हो गया, तो अब इसको अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस, तो 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 2 और 25 49 को जोड़ोगे तो 78 आएगा, तो 78 वहाँ पर 2 - 5 और 7, 2 - 5 7 ही है, दिस विल आंसर, है ना। जैसे देखो ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो है, इसके डायरेक्शन रेशियो 2 a = 2 b = -5, तो जो एल एम होता है ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, इनका स्क्वायर किया तो 78 आया अंडर रूट में सब में, है ना। तो दूसरा वाला b बाई, तो -5/दिस, सी वाला 7/दिस, वही बात है। तो वर्बल कैलकुलेशन, बस इसको एडजस्टमेंट करना है, y माइनस वेरिएबल माइनस प्लस चलेगा, नॉट ए कांस्टेंट माइनस, ठीक है। उसको तो वही साइड नीचे एडजस्ट कर दिया, तो इसके अनुसार यहाँ 3D पढ़े होगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन 3D का लाइन स्पेस तो समझ में आया होगा। माय गुडनेस, ये भी 3D का ही क्वेश्चन है। द फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस, तो देन तो अब देखिएगा कोई भी लाइन अगर x1 y1 से पास होती है तो x - x1 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z - z1 डिवाइडेड बाई c, तो x1 y1 z1 से पास होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2 होगा, y - 1 होगा और z - 3 ये तो न्यूमरेटर में होगा, तो यहाँ पर है ये न्यूमरेटर में है। अब जो डायरेक्शन रेशियो इसका पैरेलल है तो वही रहेगा 4 और -3, और इस तरह आधार लाओगे तो z+1/1 1 आ जाएगा, तो 4 - 3 दिस आंसर। पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप इक्वल टू यहाँ पर z+2 डिवाइडेड बाई 1 ऐसे लिख सकते हो, यहाँ इक्वल साइन होगा, यहाँ इक्वल साइन होगा, ठीक है। तो इस केस में मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट, ये जो लाइन पास हो रही 2 - 3 और यहाँ पर -2 से पास हो रही, इसको इससे पास कराना, तो ये इसकी जगह पे डाल देना है, माइनस में प्लस हो जाएगा 2 1 और 3, तो यहाँ पर ये देखो सेटिस्फाई किया, है ना। इसको -3 लाओगे तो 3 हो जाएगा, इसी को यानी -3/1 भी लिख सकते हो इक्वल टू यहाँ पर करके,
यहाँ कामा नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पर इक्वल होगा सारा, यहाँ पर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर 4-3 and 1, 4-3 1 इसमें है, और पॉइंट ये वाले ले लें, ये तो इसकी डेफिनेशन है लाइन की। तो इसी लाइन की क्वेश्चन में पॉइंट दिया, डायरेक्शन रेशियो दिया है, पैरेलल है तो इसकी डायरेक्शन रेशियो ले लिया, पॉइंट दे दिया तो इसमें बैठा दिया, दिस वे कैन गेट इट, है ना। बहुत एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें हैं 3D में, जो एलिमेंट्री लेवल की चीज़ें हैं, है ना, इसमें पूरे में ही सब इतना एलिमेंट्री लेवल की चीज़ पूछ रहा है, क्या बताएं। अब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर ABC क्या होगा, तो मालूम स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं तो B 0 होगा, और ये इक्वल अपोजिट होंगे तो A क्या होगा, प्लस का 3, और यहाँ पर इस केस में C इसके करस्पॉन्डिंग -8, तो C -8 होगा और ये प्लस का 3 होगा, -8 और 3 यहाँ आपका -5 बचा और B 0 होगा, तो दिस विल बी द आंसर। इसके सिमेट्री में पता है ईच एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट जब 0 0 हो, ये सब 0 0 होना चाहिए और इक्वल अपोजिट होना चाहिए, -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, है ना, ये 2 -2, यहाँ 8 है तो यहाँ -8 हो जाएगा। कंपेयर कर लो, B = 0, A = +3, C = -, तो यहाँ पर B = 0 और A + C -5 है, इन दोनों का सम करो, तो बताओ वर्बल है कि नहीं वर्बल है। इसके सिमेट्री मैट्रिक्स पढ़ोगे तो जान रहोगे क्या होता है। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन ए पर्टिकुलर में होते नहीं, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन बना करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाते हैं तो उसमें तो कांस्टेंट होते हैं, तो पर्टिकुलर में होंगे नहीं, तो डी विल द करेक्ट आंसर। पीआई में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, बस पढ़ना है और जवाब दे देना है। ये भी पिछले क्लास में बताया, पाई ए बी एरिया होता है, यहाँ A² B² पाई ए बी, तो 4 × 5 A² = 16, B² = 25 है, तो A = 4 B = 5, तो पाई ए बी आंसर होता है, तो पाई × 4 × 5 20 पाई, 20 पाई इसका जब ये इसको A² यहाँ B² होता है तो पाई ए बी, है ना, एरिया होता है। अब देखिए तो पोरेबल है, कुछ नहीं दम है, पहले भी बता चुका हूँ, पिछले PYQ में और भी आया है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करके। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस, जब स्टैंडर्ड में dy/dx होता है प्लस py = q, जहाँ पर p विल फंक्शन ऑफ दिस, तो इसका जो है e⁻²/x और इंटीग्रेशन, तो आपका log x -2 या 1/x² दिस विल आंसर। मैं समझता हूँ कि जब आप इसको कंपेयर करोगे dy/dx प्लस py = q, यहाँ पर pq फंक्शन ऑफ x कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ pdx, ये होता है। तो जब आप इसको x से पहले डिवाइड करोगे, x से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से सॉरी, है ना, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा -2/x dx, तो हो जाएगा e⁻- log x, और यहाँ पर 2 मैंने पहले कहा था, ये 2 इसके ऊपर चला जाएगा -2, तो यहाँ पर e⁻log समथिंग समथिंग होगा, तो 1x⁻² यानी 1/x², वर्बल है। पढ़े होगे तो लीनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री क्लास 12 में पढ़े होगे, है ना। तो इस केस में यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे आप इसको इससे कंपेयर करोगे, जो y का कोफिशिएंट यहाँ पर p हो जाएगा e⁻, ये तो पता है कि 1/x dx log होता है, ये -2 ऊपर जा करके पावर में चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये तो ये भी पता है e⁻, कैलकुलस में log ऑफ समथिंग = समथिंग होता है, क्योंकि यहाँ कैलकुलस में भी बेस ही लेते हैं, तो ये सेम होता है तो वही बचता है, तो यहाँ पर x⁻² आया, ये -2 उठ के यहाँ जाएगा, यानी -2 को चाहे -2 लिखो चाहे से लिखो, है ना, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दो और आप उसको बात कर सकते हो। देखो यहाँ पर काशवी, कल्याणी एंड सारा ऑफ क्लास 12th आर गिवन ए प्रॉब्लम इन अकाउंट्स whose respective probability of solving this and this and this, they were asked to solve it independently, ठीक है। इंडिपेंडेंटली मतलब जिसको करना होगा कर पाएगा, नहीं करना होगा नहीं आता होगा नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंट लिमिट्स हैं। आई मीन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, अरे प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब चाहे 1 करे चाहे 2 करे चाहे 3 करे, प्रॉब्लम सॉल्व मतलब, तो इसमें 1 - नन सॉल्व द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, है ना, एटलीस्ट 1 सॉल्व द प्रॉब्लम या प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एक ही बात हुआ, तो 1 - नन, तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 - नन, और इंडिपेंडेंट है, ये भी ना हो ये भी ना हो, तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो इसका नन निकालोगे तो 2/5 का होने का, तो नहीं होने का 3/5, इंटू ये होने का 1/4 तो 3/4, और इसका होने का 1/6 तो नहीं होने का 5/6। अब देखिएगा 3/5 और 3/4, तो 3 × 3 9/20 हो गया, इंटू 5 नहीं करने का 5/6, तो ठीक है,
तो 9 इंटू 5 45, 45 डिवाइडेड बाई ये आपका 20 इंटू 6, तो 45 डिवाइडेड बाई 120। अब 45 डिवाइडेड बाई 120 हुआ, तो इसको आप हम लोग डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे बताओ? 8 से डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 9 से करेगा। 45 डिवाइडेड बाई 120, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, देखिएगा। होने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है, नहीं होने का 3/5, 3/5 और यहाँ पर 3/, तो 9/20 हो गया, है ना? 9/20 और इधर 9 इंटू 5 45, 45 बटे 120, तो इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/8, ठीक है? तो 1 माइनस 3/8, 5/8, यस, दिस विल आंसर। होने की है, नहीं होने की इंडिपेंडेंट होता है, तो 3/5 इंटू 3/4 इंटू 5/6 मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस नन विल गिव एटलीस्ट 1, एटलीस्ट विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो दिस वे यू कैन गेट इट। तो बोलो ये क्वेश्चन ये भी वर्बली था कि नहीं था? बोलो आराम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं जो आप भी वर्बली कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि आउट ऑफ 50 30 क्वेश्चन मैंने क्या करा दिया, वर्बल के 60% हो गया। और भी वर्बल हो सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हो सकता है किसी किसी लिए दिक्कत हो थोड़ा बहुत, और तो उसका पेन का यूज कर लेना, कौन सी बड़ी बात। तो इतने क्वेश्चन जो वर्बल जिसमें पेन यूज नहीं करना पड़ा वो तो सब सेकंडों में हो रहे हैं। तो इस तरीके से मेरा बताने का पर्पज ये नहीं है कि आपको आता है नहीं आता है करके, मेरा बताने का पर्पज ये है कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से पढ़ो और ऐसे अप्रोच जरूर करो, ये आदत डालो, क्योंकि ऐसे बन जाएगा तो बहुत समय बचेगा, और जब बहुत समय बचेगा तो औरों को भी हम लोग क्या करेंगे, पिछाड़ पाएंगे। बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है, यही दिखाने के लिए बच्चों की डिमांड पर मैं किया हूँ, और भी करूंगा, और भी पहले PYQ डाला हूँ CUET MCA का, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम पास में आने वाला है। तो देखो बहुत एलिमेंट्री, पहली बात तो डीप नॉलेज है ही नहीं ज्यादातर, एलिमेंट्री लेवल की चीजें, डेफिनेशन, फार्मूला, प्रॉपर्टी उसी पर है, तभी तो वर्बल बन रहा है। बस देखो और बस सोचो, मन में कैलकुलेट करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो, जैसे अभी आपको करके मैं दिखाया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको एंजॉय किए, और भी मैं भेजता रहूँ, एंजॉय करते रहिएगा, बाकी औरों का भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि औरों का भी फायदा हो, और भी इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पैटर्न में अप्रोच करें, जिससे औरों को पिछाड़ पावे और मेरिट में आ पावे और अच्छा कॉलेज मिल पावे। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।